की ही उनकी ही सरकार के गृह मंत्री से उनके ही खिलाफ विद्रोह करवाने की सोच रखी होगी। ये कांग्रेस ही कर सकती है, लेकिन वो भूल गए झूठा काम ना कभी अमित भाई ने किया है ना करते हैं। वो तो देश के लिए समर्पित हैं, तभी तो 370-35 से जो नेहरू जी की देन थी उससे मुक्ति दिलाने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने किया है। मंसूबे उनके सत्ता में रहने के थे, लेकिन यहां पर सरकार आई तो सीईए जैसा कानून भी आया, ट्रिपल तलाक से छुट्टी भी मिली, 370-35 से भी गया और मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनी है। बट एजेंसीज का मिसयूज आज हो रहा है, ये तो ऑपोजिशन बोलता है, चाहे उस वक्त जो भी हुआ हो। ऑपोजिशन में कौन? लालू प्रसाद यादव जी, जो चारा घोटाले में, जिन्होंने जानवरों को नहीं छोड़ा, उनके चारे को नहीं छोड़ा, उनका इस्तीफा हुआ। अब उनके ऊपर तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें जॉब दूंगा, ये पूरे परिवार पर जांच चल रही है। दूसरे अरविंद केजरीवाल जी, जिनकी सरकार के कम से कम 10 ऐसे लोग विधायक और मंत्री जेल में या बेल पर हैं भ्रष्टाचार के मामलों में। सत्येंद्र जैन जेल में है, जिनको भारत रत्न दिलाते थे और 10 महीने से जेल में है। दूसरे उनके शराब मंत्री मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, जिनको शहीद भगत सिंह से तुलना करते हैं। और तीसरे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, जो नेशनल हेराल्ड के मामले में बेल पर हैं। ये सब लोग बीबीसी चला रहे हैं। भ्रष्टाचारी बचाओ कैंपेन। तो जितना मर्जी भ्रष्टाचारी बचाओ कैंपेन चलाएंगे, कोई बच नहीं पाएगा। आपने राहुल गांधी का नाम लिया, उनका जो डेफेमेशन का केस में उनको सेंटेंस हुआ है और उसके बाद उनकी लोकसभा से डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, उस पर बड़ा बवाल हो गया है। और अब 2 कंट्रीज ऐसी हैं, यूएसए और जर्मनी, जिन्होंने कुछ जवाब भी दिया है। उनका जवाब आप किस तरह से लेते हैं ये भी बताइए हमें। उन्होंने बोला कि वो केस को देख रहे हैं, भारत में कैसे चल रहा है, दैट जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट हुआ ये है कि दिग्विजय सिंह, सीनियर कांग्रेस लीडर, ने उनका धन्यवाद किया है कि उन्होंने इस बात को नोटिस किया है और इस पे टिप्पणी करी है। बीजेपी ये कहती रहती है कि राहुल गांधी ने फॉरेन इंटरवेंशन लग रहा है आपको? देश का अपमान करने में कांग्रेस कहीं पीछे नहीं रहती। लोकतांत्रिक, राजनीतिक और कानूनी लड़ाई जब देश में नहीं लड़ पाए तो विदेशी जमीन पर जाकर विदेशी एजेंसियों की और विदेशी सरकारों की मदद मांगने में राहुल गांधी जी और कांग्रेस पीछे नहीं रही। यह भारत के लोकतंत्र पर हमले से कम नहीं है और इसका जीता जाता सबूत अब दिग्विजय सिंह जी ने दे दिया है। जब राहुल गांधी जी लंदन में थे, कैम्ब्रिज में बोल रहे थे, तो मैंने कहा था लंदन लाइज एंड कैम्ब्रिज क्राइज से बाहर आ जाना चाहिए राहुल गांधी जी को। आज फिर कहता हूं, यह कांग्रेस का रोना धोना। क्या राहुल गांधी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सजा सुनाई गई और जिनका इस्तीफा हुआ है? मैं आज ये केवल कागज इसलिए लेकर आया हूं सारे के सारे, ये 2013 से लेकर आज तक जिन 13-14 लोगों को भ्रष्टाचार के मामले में सजा हुई और उनको अपनी विधानसभा से और लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा, उन सबके चिट्ठे यहां पे श्रीमान राहुल गांधी जी से लेकर लालू प्रसाद यादव जी तक हैं। क्या राहुल गांधी जी तब रोए थे जब लालू प्रसाद यादव को जेल हुई थी? उन्होंने क्या तो तब हुए थे जब तब जयललिता जी को मुख्यमंत्री रहते इस्तीफा देना पड़ा था? जब जगजीत शर्मा से लेकर बाकी सांसदों को इस्तीफा देना पड़ा? क्या राहुल गांधी के लिए देश में नया कानून बने? क्या एक व्यक्ति देश और संसद से बड़ा हो गया, देश से बड़ा हो गया है? उनका अहंकार उनको आज यहां तक लेकर आया है। कांग्रेस में अब लोग ये कहने लगे हैं, इनफैक्ट कुछ एमिनेंट पर्सनालिटीज ने भी बोला है कि ये कानून वाकई में बहुत ज्यादा सीरियस है और ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए 2 साल की सजा होने पर, और वो भी डेफेमेशन जैसे केस पे। तो एक्चुअली इस कानून पर विचार करने की जरूरत है। अरे भाई, जब इनकी सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस केस में जजमेंट दी थी, तब राहुल गांधी जी की सरकार उस समय ऑर्डिनेंस ला रही थी। ये श्रीमान राहुल गांधी जी ने हाई मॉरल ग्राउंड लेते उसके ऑर्डिनेंस को फाड़ा था। आज जेल में है, आज जेल सजा हुई है इनको 2 साल की।
ये अनुराग ठाकुर ने या किसी मोदी सरकार ने कानून नहीं बनाया है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 2013 की है। राहुल गांधी जी ने कोई पहली बार माफी नहीं मांगी, 2018 में भी माफी मांगी थी। जो कहते ना कि गांधी माफी नहीं मांगता, अरे वीर सावरकर जी का अपमान कर दिया आपने। राहुल कभी सावरकर हो भी नहीं सकता, क्योंकि सावरकर जी ने देश के लिए जेल भुगती थी। आपका जो पृष्ठभूमि है वो दिखाता है। आप तो नाभा जेल में जब नेहरू जी को डाला गया था तो लिखित में माफी मांग कर आए थे। राहुल जी जरा पीछे पढ़ के देख लेना क्या हुआ था। सावरकर जी ने देश के लिए काल कोठरी में रहे, वापस आकर स्वतंत्रता सेनानियों के बाकियों के साथ जोड़कर देश को उस ओर लेकर गए। मेरा सवाल केवल इतना है, अगर आपने 2018 में माफी मांगी थी तो 2019 में आपके खिलाफ 7 मुकदमे और चल रहे हैं जिसमें आप बेल पर हो। मैं आप सबको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, एक मामले में नहीं, राहुल गांधी जी 7 मामलों में बेल पर हैं। नेशनल हेराल्ड के भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर है और ऐसे 6 और अवमानना के मुकदमे उनके ऊपर हैं जिनके ऊपर वो बेल पर हैं। दूसरी बात, अगर एनसीपी के सांसद लक्षद्वीप के जिनको 10 साल की सजा हुई वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, उनकी सजा पर रोक लग गई, अब उनको वापस सांसद बनाने का बोल दिया गया है। राहुल गांधी जी क्यों नहीं कोर्ट गए? पहली बात ये, राहुल गांधी जी ने माफी क्यों नहीं मांगी? पिछड़े समाज का अपमान किया, भरी सभा में किया, पूरे पिछड़े समाज को गाली निकाली। लेकिन पिछड़े समाज के आगे राहुल गांधी कैसे झुके? भाई इतने बड़े परिवार से आते हैं, उनका तो अहंकार इतना है कि वो पिछड़े समाज से माफी कैसे मांगे? दूसरी बात, वो कोर्ट में वापस जा सकते थे अपील करने। कांग्रेस पार्टी में 6 ऐसे बड़े नेता हैं जिनको राज्यसभा की सदस्यता दी गई और बड़े वकील हैं वो। क्या एक ने भी राहुल गांधी जी को सलाह नहीं दी कि आप जाके कोर्ट में अपील कीजिए, आपके दंड पर रोक लग जाएगी, आप सांसद बने रहेंगे? और इसमें लोकसभा का रोल कहां है शिवानी जी? इसमें तो जैसे ही कोर्ट का आदेश आता है उसी क्षण उसी पल आपकी सदस्यता चली जाती है। केवल लोकसभा सेक्रेटरीएट को आपको उसकी पुष्टि करनी होती है जी। तो ये भ्रम फैलाया जा रहा है पूरे देश भर में कि राहुल गांधी के खिलाफ अन्याय। ये 14 लोगों की सूची है जी, ये सबके ऑर्डर्स मैं साथ में लेकर आया हूं। जयललिता जी से लेके लालू जी से लेके राहुल गांधी जी तक सबके ऑर्डर हैं। कानून सबके लिए एक जैसा है, लेकिन गांधी परिवार अपने आप को भारत के कानून से ऊपर समझता है, भारत की संसद से ऊपर समझता है और अपने आप को देश से ऊपर समझता है। कभी जर्मनी के घुटने टेकता है, कभी अमेरिका में घुटने टेकता है, कभी अमेरिका में घुटने टेकता है, कभी इंग्लैंड में घुटने टेकता है। भारत के लोग वोट देते हैं, वहां जितना मर्जी धोना धोना कर ले। यहां पर गुजरात से लेके त्रिपुरा से लेके मेघालय और नागालैंड तक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। बट आप क्यों मानते हैं कि उन्होंने चैलेंज नहीं किया? आपने कहा था कहीं पे कि कोई कंस्पिरेसी चल रही है क्या कांग्रेस के अंदर कि वो राहुल गांधी को हटाना चाह रहे हैं? ना आज तक प्रियंका जी ने इसका जवाब दिया, ना कांग्रेस के किसी और नेता ने। ऐसे कौन लोग हैं जो राहुल गांधी से छुटकारा पाना चाहते हैं? ये सोची समझी साजिश किसने रची? नहीं, आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि ये साजिश है? क्योंकि हो सकता है ये उनकी स्ट्रैटेजी हो, वो सिंपैथी गार्नर करना चाह रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज करना चाह रहे हैं। सड़क पे कहीं पे 4 लोग, कहीं पे 6 लोग, कहीं पे 12 लोग, कहीं पे 18 लोग, और कहीं तो राजस्थान में एक मंत्री ने यहां तक कह दिया अगर राहुल गांधी की सपोर्ट में नहीं आओगे तो पार्टी से निकाल दिए जाओगे। यानी कि आने वाले तैयार नहीं हो पा रहे लोग, भटकते फिर रहे कि कोई सपोर्ट में आ जाए। तो आपको लगता है इससे कोई फायदा नहीं होगा कांग्रेस को? अरे किस बात का फायदा होगा? पूरे पिछड़े समाज का अपमान करने वाले को क्या लगता है पिछड़ा समाज सपोर्ट करेगा? क्या बाकी लोग जिनके लिए भारत का कानून एक जैसा है वो किसी और दूसरे व्यक्ति को सोचे जो देश के कानून से, उसको सपोर्ट करेंगे? जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर है, क्या उसको सपोर्ट करेंगे? योगदान क्या है उनका देश के लिए? क्या योगदान है? आप बार बार ये कह रहे हैं कि वो जो बार बार कहते हैं कि हमारे परिवार ने कुर्बानी दी। अरे देश में 60 साल से ज्यादा राज आपके परिवार ने और आपकी पार्टी ने किया है। हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, लेकिन उनको सांसद बनने का अवसर भी नहीं मिला। लेकिन आपके परिवार को कई बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला है, 3 पीढ़ियों को।
आप बार बार ये कहते हैं कि वो विदेशी देशों के सामने घुटने टेक रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि उन्होंने तो कभी इंटरवेंशन मांगा ही नहीं, और अभी भी अगर वो बात कर रहे हैं तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि दूसरे देशों को देखना चाहिए कि भारत में क्या हो रहा है, क्योंकि भारत में अब डेमोक्रेसी नहीं है, तो दुनिया को फर्क पड़ना चाहिए इससे। क्या भारत के संवैधानिक संस्थाओं में कांग्रेस का विश्वास खत्म हो गया है? ये बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं सुप्रीम कोर्ट पर, बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, ईवीएम पर, सेबी पर, आरबीआई पर, बाकी संस्थाओं पर। इनको किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं रहा। इन 75 वर्षों में जिन संस्थाओं के कारण भारत आगे बढ़ता गया, भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ी। दुनिया के किसी देश में इतना दम नहीं कि 140 करोड़ के देश में इतने साफ सुथरे चुनाव करवा लें। आप किसी राज्य में जीत जाएं तो ईवीएम ठीक है, आप हार गए तो ईवीएम में खराबी है। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं। बीजेपी बार बार ये बोलती है कि एक वेस्टर्न नैरेटिव है इंडिया के खिलाफ, उसकी ग्रोथ के खिलाफ वेस्टर्न एजेंडा चलता है, उसमें बहुत से भारतीय लोग भी मिले हुए हैं। अभी आपने बीबीसी टर्म यूज किया, आपने देखा होगा कि उस डॉक्यूमेंट्री को लेके कितना बवाल हुआ। उसके बाद कुछ ओपेड्स वगैरह भी लिखे जाते हैं, मैगजीन में कवर होते हैं। बट क्या बीजेपी लेड सरकार, सेंट्रल सरकार इस नैरेटिव को इफेक्टिवली काउंटर कर पा रही है? अगर ये नैरेटिव है तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको काउंटर करें, इफेक्टिवली करें। सन 2001 के बाद 22 साल हो गए। देश के अंदर और देश के बाहर, चाहे राजनीतिक दल हो या मीडिया हो, एक सुनियोजित ढंग के साथ मोदी जी के खिलाफ प्रचार किया। और मुझे बताइए, पूरे देश के कोर्ट्स, सभी जांच एजेंसियों ने अपनी जांच कर ली, सुप्रीम कोर्ट तक जाके निर्णय हुआ, तो उसके बाद बीबीसी कहां से जागी? 2023 में क्या महत्व था उसका? चुनाव आने से पहले सब ताकतें जाग जाती हैं। क्या देश के सुप्रीम कोर्ट से बड़ा बीबीसी हो गया है? आप तय कर लीजिए देश के अंदर किसका चलना चाहिए। और दूसरी बात, ये वही लोग हैं जिन्होंने मोदी जी को मौत का सौदागर कहा, नीच कहा, पिछड़ी जाति का कहा, चाय बेचने वाला कहा, और अब न जाने और क्या क्या कह दिया। लेकिन लोगों के दिलों में नरेंद्र मोदी जी बसते हैं। तभी 2014 में 30 वर्षों के बाद अगर किसी को पूर्ण बहुमत मिला तो नरेंद्र मोदी जी को मिला, और 2019 में उससे ज्यादा सीटों के साथ फिर एक बार सरकार 303 सीटों के साथ मिली तो नरेंद्र मोदी जी को मिली। और 22 साल के अपने राजनीतिक करियर में, 22 साल छोटे नहीं, कम नहीं होते। एक भी छुट्टी जिस व्यक्ति ने अपने लिए, अपने परिवार के लिए ना ली हो, अपनी मां के देहांत के, यानी कि उनको अग्नि देने के 2 घंटे के बाद वो देश के लिए अपना काम वापस शुरू कर दे, मैंने तो अपने 48 साल के जीवन में कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं देखा। ये केवल नरेंद्र मोदी ने करके दिया है। ये समर्पण भाव है। आप इनकी तुलना किससे करते हो? राहुल गांधी जी से। वो अपने आप को कहते हैं मैं सावरकर नहीं बन सकता। अरे भाई, तुम कुछ नहीं बन सकते। हर तीसरे महीने के बाद तुम्हें फॉरेन जाना है, विदेशी यात्रा पर जाना है। जिनकी छुट्टियां देश में नहीं होती, विदेश में होती, वो क्या देश के लिए समर्पित होंगे? जिनके लिए देश में कोई नहीं बोलता लेकिन विदेशी ताकतें बोलने के लिए आ जाती हैं। ये वो वाला भारत नहीं है राहुल जी, 1962 वाला। ये 2023 का नया भारत है। नया भारत, न्यू इंडिया और सशक्त इंडिया जो मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। जी, मेरे पास 5 मिनट है। मैं आपसे थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स की बात करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने नरेंद्र मोदी जी की बात करी। उन्होंने अभी बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में जो फंक्शन आपका हुआ था, उसमें बिल्कुल खुले में बोला था कि करप्शन के खिलाफ जो फाइट चल रही है वो रुकेगी नहीं। बहुत क्लियर मैसेज उन्होंने दिया था। आप देख रहे होंगे कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, वो आजकल दिल्ली असेंबली में उन्होंने बहुत बयान किए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ, करप्शन के इशू पे और निजी करप्शन के इशू पे। आप उसका कुछ रिस्पॉन्स देना चाहेंगे? मैं तो केजरीवाल जी पे हंस ही सकता हूं। मुझे उनका चेहरा देख के कई बार हंसी आती, कई बार रोना भी आता है। ऐसा क्यों? जो व्यक्ति की राजनीति में आना ही झूठ पर हुआ हो, जो अपनी बेटियों की कसम झूठी खाकर राजनीति में आया हो, जिसने झूठ बोलने का नया रिकॉर्ड बनाया हो, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके राजनीति में आया हो, कह के कि मैं तो आऊंगा नहीं, लेकिन आ गए। आज आप वो इतिहास उठाकर देखिए, 8 साल में
12 मंत्री विधायक किसके और पार्षद किसके भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा, तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी में हुआ है। शराब घोटाले से लेकर बाकी घोटालों में उनके मंत्री जेल में गए। वे ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जिन्होंने आज तक 9 साल मुख्यमंत्री बनने को आ गए, लेकिन एक भी फाइल साइन नहीं की है। बहुत समझदार आदमी है, पढ़ा लिखा, क्योंकि पता है साइन कर दिया तो जेल जाना पड़ेगा सिसोदिया के पीछे पीछे। लेकिन ये जो शराब घोटाला हुआ ये इनकी ही देखरेख में हुआ है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप में थोड़ा सा भी दम है, मैं खुली चुनौती देता हूं अरविंद केजरीवाल जी को, अगर इतना सा भी दम है और साहस है और अपनी बातों में आपको विश्वास है, तो किसी चौराहे पर आकर सभी भरी सभा में वो बातें कहो जो आपने विधानसभा में कही हैं। अरे विधानसभा में तो संरक्षण लेते हो, बचते हो, आड़ में रहते हो, बाहर आओ। तो जितनी बार इस देश में अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी, शायद किसी ने नहीं माफी मांगी। रिकॉर्ड निकालिए जी। मेरा गुस्सा है आप लोगों से, मेरा मीडिया से इस बात को लेकर गुस्सा भी है। आप देश के सामने सच नहीं रखते जी। कितने ऐसे मुकदमों में अरविंद केजरीवाल जी ने माफी मांगी है, जरा देश को बताइए। कितनी बार झूठ बोला है, कितने मुकदमे राहुल गांधी जी के खिलाफ चल रहे हैं जहां पे झूठ बोल के अवमानना के उनके मुकदमे चल रहे हैं। अगर इनकी बातों में दम होता तो कोर्ट में खड़े होकर कहते कि रोज सुनवाई कीजिए, इसको सत्य, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वो नहीं किया, उल्टे दुम दबाकर भागे और माफी मांगी हर बार जाकर। अगर दम है अरविंद केजरीवाल जी तो किसी भरी सभा में बोलकर देखो, फिर ना आपको भी कोर्ट के चक्कर काटने पड़े और माफी मांगनी पड़े। फिर उनके ऊपर भी डेफेमेशन का केस होगा। बहुत सारे लोग हैं करेंगे जी, क्योंकि झूठ बोलने का काम तो इनका जाता नहीं है। अगर सच बोलते हैं तो चौराहे बोल के करें ना, कौन रोकता है। सदन से सड़क पर आए, बोले। ये डर है उनका, क्योंकि पता है जिसको ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे थे जेल में है, और इनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं, वो मुख्य आरोपी शराब घोटाले के हैं मनीष सिसोदिया जी। वो मुख्य आरोपी हैं, लेकिन किंग पिन शराब घोटाले के अरविंद केजरीवाल है। मैं आज आपके नंबर 1 चैनल पर बोलकर जा रहा हूं। अरविंद, अनुराग जी, मैं कुछ सवाल स्पोर्ट्स पे आपसे लेना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम राइजिंग इंडिया की बात करते हैं तो उसमें स्पोर्ट्स का बहुत हिस्सा है। हमने देखा है कि स्पोर्ट्स जिंदगी बदल देता है, खिलाड़ी की भी, उनके परिवारों की भी, कभी कभी पूरे गांव, पूरे शहर की जिंदगी बदल जाती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, लोकसभा में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि खेलो इंडिया के तहत उन्होंने करीब 2500 एथलीट्स को आइडेंटिफाई किया है, उनका सपोर्ट किया जा रहा है ग्रास रूट लेवल पे। लेकिन मैं देख रही हूँ उस डेटा में जो प्रदेश ऑलरेडी स्पोर्ट्स में आगे हैं, जैसे हरियाणा, उनके बहुत खिलाड़ी हैं। कुछ प्रदेश जो स्पोर्ट्स में थोड़े पीछे हैं, उनके अभी भी कम खिलाड़ी हैं। आप इस डिसबैलेंस को कैसे कवर करेंगे? देखिए, 3 स्कीमें अलग अलग हैं। एक तो टॉप स्कीम है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसमें खिलाड़ी का बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, इनके रहना, भोजन, खाना, ट्रेनिंग, सारा देश विदेश, सारा एलीट एथलीट्स का भारत सरकार वहन करती है। इस पे करोड़ों रुपए, लगभग 100 करोड़ रुपए हमारा खर्च हुआ है। दूसरी स्कीम है खेलो इंडिया एथलीट्स के लिए, जहां पर प्रत्येक खिलाड़ी के ऊपर लगभग 6,28,000 रुपया खर्च एक खिलाड़ी के ऊपर होता है। उसकी बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग और उसको जेब खर्च भी दिया जाता है। टॉप स्कीम में भी खिलाड़ी को 6 लाख रुपया साल का जेब खर्च मिलता है, यानी कि बाकी सारा खर्चा भारत सरकार करती है। 6 लाख रुपया ओवर एंड अबव मिलता है पॉकेट अलाउंस के रूप में, आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस। इसी तरह से इन खिलाड़ियों को, खेलो इंडिया एथलीट्स को 1,20,000 रुपया जेब खर्च मिलता है, जो लगभग 3,000 खिलाड़ी जिनकी आपने चर्चा की। इसके अलावा हमारे 23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चल रहे हैं, जहाँ पे हज़ारों खिलाड़ी खेल रहे हैं। साइट ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, और हमने 1,000 खेलो इंडिया सेंटर देश भर में खोलने की शुरुआत की। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, हमने 930 सेंटर सैंक्शन कर दिए हैं, और 15 अगस्त 2023 से पहले 1,000 के 1,000 सेंटर्स हम शुरू कर देंगे और देश को समर्पित कर देंगे। अब इसमें कोई भेदभाव नहीं है। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कमेटी है, वो चिन्हित करती किन खिलाड़ियों में मेडल जीतने की क्षमता है। हम उनको सिलेक्ट करते हैं। एक कोर है जो एलीट एथलीट आ गया, डेवलपमेंट एथलीट आ गया, इनकी कैटेगरीज है टॉप्स में, और एक खेलो इंडिया एथलीट अलग से हैं। तो ये जो चुने जाते हैं किसी भी राज्य का हो, हमने इसमें ना जाति देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, ना संप्रदाय देखते हैं, ना क्षेत्र देखते हैं। हम खिलाड़ी की केवल प्रतिभा देखते हैं,
जो भारत को मेडल जिता सके उसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। जी, thank you for clarifying that. As we wrap up this session on the theme of Rising India and Play to Rise, it is very important to mention that हम होप करते हैं अनुराग जी कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, तो स्पोर्ट्स में भी जल्दी विश्व गुरु बनेगा। आपको बहुत बहुत उसके लिए कांग्रेचुलेशंस और ऑल द बेस्ट। मुझे तो लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है, जिस क्षेत्र में कोई नहीं देखता था, मैं अंत में इतना ही कहूंगा, अगर टॉप टू बॉटम अप्रोच हो तो उसका एक फायदा ये है, खिलाड़ियों को जानना, उनके परिवार से बात करना, उनको सुविधाएं देना, और मात्र 7-8 सालों में 900 करोड़ से बजट बढ़ाकर लगभग 3400 करोड़ रुपया कर देना प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मैं इस मंच से उनका आभार प्रकट करता हूं, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया उसका धन्यवाद करता हूं, और भारत के खिलाड़ियों ने लगातार मेडल जिताए, और अभी हमारी 4 बेटियों ने IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। उनको इस मंच से बहुत बहुत बधाई। आप सबका धन्यवाद। One of them will be with us very shortly. Just stay with us, Anurag ji. We want to felicitate you. All right, thank you very much, Anurag ji. I'd request you to stay on stage. आपने 4 गोल्ड मेडल विनर्स की जिक्र की, उनमें से एक हमारे साथ आज है इस शाम के दौर में. So, ladies and gentlemen, before we get to that, we need to present the real heroes in the sporting category, and the first winner in this category is Our traditional art forms are in danger of being forgotten in today's fast-paced and technology-driven lifestyles. Thankfully, there are true masters in our nation who don't just keep the art form alive, but make it thrive. One such master is Ratnavel Pandyan, who runs the Pulithavan Silamba Training School, which trains children in an ancient martial art form, Silambam. Over 1,000 children have received free training in this school so far. Rising India honors Ratnavel and his school, passing on this ancient tradition for future generations. Ladies and gentlemen, please welcome the representatives of Pulithavan Silamba from Tamil Nadu. The school has been imparting the traditional Indian martial art of Silambam or Silambatam free of cost for the last 34 years. Can we have a round of applause for Mr. Ratnavel and his incredible contribution through the art of Silambatam, which he has been teaching to students for the last 34 years. Ladies and gentlemen, can we have a round of applause, Mr. Ratnavel. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Ratnavel. Anurag ji, I request you to stay on. We have one more winner in this category of sports. So let's play out the AV of the next winner in this category. Deprived of a support system and resources, underprivileged children in the slums of India often turn towards antisocial activities. But Vijay Barse saw hope where few could. He organized a football tournament called Slum Soccer, which has become an event the children look forward to. The sport and the tournament channel children's potential productively, forever changing their lives.